जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम फाई से लिखते हैं, एक ग्रीक लेटर है फाई, PHI। इस फ्लक्स को हम फाई से लिखा करेंगे। और ये जो फ्लक्स होता है इसका मतलब होता है फ्लो। फ्लक्स इज़ रिलेटेड टू सम फ्लो। जब हम फ्लक्स की बात करेंगे तो इसका मतलब है हम किसी फ्लो की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे फ्लोइंग फील्ड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप फ्लोइंग फील्ड का सहारा लें तो आपको इस फ्लक्स को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। तो हमने यहाँ पे एक एनालॉजी बनाई है फ्लोइंग फील्ड की। हमारे पास फ्लूइड फ्लो एनालॉजी है कि हम सपोज करते हैं जैसे एक पाइप है और इस पाइप में पानी फ्लो कर रहा है और इस पानी की मिकदार को मालूम करना चाहते हैं आप। अगर आप इस पाइप में ये रेक्टेंगुलर वायर रख दें तो आप पता चला सकते हैं कि भाई इस रेक्टेंगुलर वायर में से कितना पानी गुजर रहा है। तो आपको अगर एरिया का पता है इस वायर के और पानी की वेलोसिटी का पता है तो आप ये पता चला सकते हैं कि भाई इस रेक्टेंगुलर वायर में से कितना पानी गुजर रहा है। यही वाटर फ्लक्स है। ऐसे वाटर फ्लक्स जो है वो एरिया पे डिपेंड करेगा और स्पीड पे डिपेंड करेगा। अगर डायरेक्शन भी है तो आप इसको वेलोसिटी कह सकते हैं। तो वेलोसिटी और एरिया पे डिपेंड करेगा। अगर आप इसी वायर को इस तरह रख देते हैं, इस तरह रख देते हैं, पहले आपने इस तरह रखा है तो इसमें से मैक्सिमम वाटर जो है वो गुजरा है। अगर आप इसको ऐसे रख देंगे तो इसमें से पानी नहीं गुजरेगा। तो अगर इसमें से पानी नहीं गुजरेगा तो हम कहेंगे इसमें से गुजरने वाला जो वाटर फ्लक्स है वो ज़ीरो है। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गुजर रहा है, अगर हम ये पता चला लें भी किसी सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है तो हम बता सकेंगे कि उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है। इसकी फिजिकल डेफिनेशन मैंने लिखी है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें माइकल फैराडे ने लाइंस ऑफ फोर्स की शक्ल में समझाया था, तो हम उसी टर्म में लाइंस ऑफ फोर्स की बात कर सकते हैं भी किसी एरिया ऑफ सरफेस में से कितनी लाइंस गुजर रही हैं। अगर एरिया ऑफ सरफेस में से ज़्यादा लाइंस गुजर रही हैं तो हम कहेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है, और अगर कम गुजर रही हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है। सपोज करें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और उसमें आप एक सरफेस रख देते हैं, इस तरह की एक सरफेस ऐसे रखती है तो इसमें से यहाँ पे कितनी लाइंस गुजर रही हैं, 4 लाइंस गुजर रही हैं। तो 4 लाइंस गुजर रही हैं। अगर 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से 4 लाइंस गुजर रही हैं तो आप जनरली आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो 4 न्यूटन पर कूलम है, ऐसे कह सकते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पे रखते हैं, इसी सरफेस को यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे 2 लाइंस गुजर रही हैं, तो आप कह सकते हैं भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 न्यूटन पर कूलम है इसमें। तो यहाँ पे कम फील्ड है सेम एरिया में से, इसका मतलब है यहाँ पे फ्लक्स कम है, यहाँ पे ज़्यादा फील्ड है यूनिट एरिया में से, तो इसका मतलब है यहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा है। तो अब हमारे पास जो सरफेसेस हैं किस तरह की होती हैं, तो क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में भी सरफेस की बात होती रहनी है, एरिया ऑफ सरफेस की बात होती रहनी है, तो हमें सरफेस का पता होना ज़रूरी है। 2 तरह की सरफेसेस होती हैं, एक हमारे पास ओपन सरफेस हो सकती है, दूसरी क्लोज्ड सरफेस हो सकती है। ओपन सरफेस की मिसाल आप ऐसे ले लें, जस्ट लाइक दिस कार्ड। ये कार्ड है जैसे 2 डायमेंशनल सरफेस। कोई भी 2 डायमेंशनल सरफेस जो है उसको हम ओपन सरफेस कहेंगे। इसमें से अगर लाइन ऑफ फोर्स गुजरेगी तो वो एक ही पॉइंट पे कट करके गुजरेगी, एक ही पॉइंट पे कट करके, इसके अंदर कुछ नहीं है।
तो ऐसी सरफेस जिसमें लाइन ऑफ फोर्स जो है वो एक ही पॉइंट पे कट करके गुजरती है, ऐसी सरफेस को हम कहेंगे ओपन सरफेस। वो किस फॉर्म में हो सकती है? वो रेक्टेंगल की फॉर्म में हो सकती है जैसे ये कार्ड है, वो ट्राइंगल की फॉर्म में हो सकती है, वो सर्कल की फॉर्म में हो सकती है, किसी भी शेप में हो सकती है जिसमें लाइन ऑफ फोर्स एक ही पॉइंट पे कट करके गुजरे, उसको हम टू डायमेंशनल सरफेस कहते हैं। कोई भी टू डायमेंशनल सरफेस जो है वो ओपन सरफेस होती है। दूसरी जो टाइप है सरफेस की वो है क्लोज्ड सरफेस। तो सरफेस क्लोज्ड हो सकती है, ऐसी सरफेस जो कि थ्री डायमेंशनल हो, उसको हम क्लोज्ड सरफेस कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है ये एक क्लोज्ड सरफेस की एग्जांपल है, थ्री डायमेंशनल है। इसमें लाइन ऑफ फोर्स जो है कहीं पे एंटर हो रही होगी, फिर इसके अंदर से गुजरेगी और किसी पॉइंट से बाहर निकल रही होगी। तो दो हिस्सों में डिवाइड होगी, कहीं पे एंटर हो रही है और कहीं पे बाहर निकल रही है। और ये जो सरफेस है ये अंदर से खाली भी हो सकती है और अंदर से भरी हुई भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है। जैसे ये सरफेस है अंदर से खाली है, तो अंदर से ये खाली भी हो सकती है, हॉलो भी हो सकती है, या फील्ड भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। मकसद ये है कि ये सरफेस जो है ये एक क्लोज्ड सरफेस है और थ्री डायमेंशनल सरफेस है। इसमें कहीं पे लाइन ऑफ फोर्स एंटर होती है और इस सरफेस के अंदर रहती है और उसके बाद कहीं किसी पॉइंट से वो बाहर निकल रही होती है। तो कहीं पे इनवर्ड फ्लक्स है, कहीं पे आउटवर्ड फ्लक्स है, लेकिन इस सरफेस में सिर्फ एक ही जगह पे कट करके गुजर रही है, तो इसमें वो सिचुएशन नहीं है। तो कोई भी क्लोज सरफेस वो होगी जो कि थ्री डायमेंशनल हो। वो रेक्टेंगुलर बॉक्स हो सकता है, वो क्यूबिकल बॉक्स हो सकता है, वो कोई सिलेंडर हो सकता है, या वो स्फीयर हो सकता है, जैसे एक फुटबॉल है, फुटबॉल की शक्ल में हो सकता है, वो भी एक क्लोज्ड सरफेस की एग्जाम्पल है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जानकारी के लिए हमारे पास तीन केसेस हैं, इनको हम डिस्कस करके हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो है वो ज़्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। पहला केस है हमारे पास कि व्हेन सरफेस ऑफ एरिया ए इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। जब आप सरफेस को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दें तो फिर फ्लक्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास डायग्राम बनी है और हमने लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर सरफेस को रखा है इस तरह से। अगर परपेंडिकुलर रखेंगे तो इसमें से फील्ड लाइंस पास होंगी, मैक्सिमम लाइंस पास होंगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम लाइंस पास होती दिखाई गई हैं। सरफेस को परपेंडिकुलर रखा है, फील्ड इधर है, सरफेस ऐसे रखी है, परपेंडिकुलर रखी है, तो फिर जो लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी वो मैक्सिमम पास होंगी। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी मैक्सिमम होगा। फ्लक्स फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए परपेंडिकुलर। ए परपेंडिकुलर डिनोट्स दैट एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। क्योंकि एरिया परपेंडिकुलर है तो हम ए के साथ परपेंडिकुलर का साइन लिख सकते हैं और इस तरह फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम पास होता है। अब अगर आपने ऐसे रख दिया है, दूसरा केस है कि व्हेन सरफेस ऑफ एरिया ए इज हेल्ड पैरेलल टू फील्ड लाइंस। अगर सरफेस को ऐसे रख देंगे तो कुछ फील्ड लाइंस ऊपर से गुजर जाएंगी, कुछ नीचे से गुजर जाएंगी। ऐसे ही होगा ना, ऐसे सरफेस को रखा है, लाइंस ऑफ फोर्स इधर से गुजर गई, कुछ इधर से गुजर गई। ये टू डायमेंशन सरफेस की हम बात करें तो टू डायमेंशन सरफेस के नीचे से लाइंस गुजर गई, ऊपर से गुजर गई, इस सरफेस में से तो पास नहीं की। सरफेस से पास तो तब करेंगी जब सरफेस ऐसे होगी और फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। तो सरफेस में से तो कोई लाइन पास नहीं करेगी और एरिया तो पैरेलल है। तो एरिया पैरेलल है तो फ्लक्स के फार्मूले में E इंटू ए पैरेलल लिख देंगे। तो पैरेलल का मतलब कि एरिया ऑफ सरफेस इज हेल्ड पैरेलल टू फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स गुजरेगी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस एरिया में से गुजरेगा ही नहीं। तो हम कहेंगे कि किसी लाइन ने क्रॉस नहीं किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। इस सरफेस में से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो E की जगह पे ज़ीरो लिख दिया तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया? ज़ीरो। इसको कहते हैं मिनिमम फ्लक्स। तो अगर हम सरफेस को ऐसे रखते हैं तो मैक्सिमम फ्लक्स पास करता है, अगर ऐसे रखते हैं तो ज़ीरो पास करता है। और अगर हम इस सरफेस को यहाँ से इधर ऐसे रोटेट करवाते जाएं
तो फ्लक्स इंक्रीज करता जाएगा और यहाँ पहुँच के मैक्सिमम हो जाएगा। वापस अगर इसको मूव करें ऐसे तो फ्लक्स डिक्रीज करता जाएगा और जब ये सरफेस ऐसे हो जाएगी तो फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। अब अगर हम एक इंटरमीडिएट केस कंसीडर करते हैं कि सरफेस को आपने ऐसे रख दिया है या आपने इस सरफेस को ऐसे रख दिया है। ऐसे रखेंगे सरफेस को मैक्सिमम फ्लक्स, ऐसे रखेंगे मिनिमम फ्लक्स, और अगर ऐसे रखते हैं जैसे ये रखी हुई है तो फिर क्या सिचुएशन होगी? फिर ये सिचुएशन है कि इस सरफेस का जो परपेंडिकुलर एरिया है उसकी वजह से फ्लक्स ने पास करना है। तो हम इस सरफेस का, ये जो सरफेस हमने कंसीडर की है ऐसे, इसका एक प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे, प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे और यहाँ पे ये प्रोजेक्शन जो है इस सरफेस के साथ एंगल थीटा बना रहा है और इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा जो कि फील्ड के परपेंडिकुलर है जिसकी वजह से फ्लक्स पास करना है, एक पैरेलल कंपोनेंट बनेगा जो कि फील्ड के पैरेलल है। तो हम कंसीडर करेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट को। तो फ्लक्स E इंटू ए परपेंडिकुलर और थीटा के साथ वाला ये कंपोनेंट है, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है कॉस थीटा, तो ए का कॉस कंपोनेंट आ जाएगा। तो ए परपेंडिकुलर जो है वो इस एरिया ऑफ सरफेस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा, ए कॉस थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? ए कॉस थीटा। और अगर इस तरह लिखा हो ई ए कॉस थीटा, जैसे हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 2 में पढ़ा था कि अगर ए बी कॉस थीटा लिखा हो तो आप उसको ए डॉट बी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर ई ए कॉस थीटा लिखा हो तो आप उसको ई डॉट ए लिख सकते हैं। तो ये एक और डेफिनेशन बन गई है फ्लक्स की। ई डॉट ए, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे ए जो है इसको कहते हैं वेक्टर एरिया। जी, तो इस फ्लक्स को आप एक और तरह से डिफाइन कर लें कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही बताता है। और इसके यूनिट्स आप यहाँ से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। द न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और वेक्टर एरिया क्या होता है? वेक्टर एरिया, सपोज करें ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस का जो नॉर्मल वेक्टर है वो ऐसे होगा, जैसे सरफेस ऐसे है तो इसका नॉर्मल वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से होगा परपेंडिकुलर, एन कैप जो हम बनाते थे। तो ऐसे ही एरिया वेक्टर या वेक्टर एरिया जो है वो ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड इस सरफेस के एरिया के बराबर होती है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस होती है, अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस। इसको हम एरिया वेक्टर कह सकते हैं। ऐसे हो सकती है या ऐसे हो सकती है। तो कोई भी आपके पास सरफेस है, जैसे ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ पे ये होगी इस तरफ, और नीचे की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, इस साइड पे के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, इस साइड का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। तो ये उसकी मैग्नीट्यूड होगी और ये डायरेक्शन होगी। इस साइड का एरिया वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये होगी और इसकी डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट था। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत अहम कॉन्सेप्ट है क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की टर्म में ही गॉसेस लॉ लिखा गया है। और गॉसेस लॉ जो है मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशंस हैं उनमें से एक इक्वेशन गॉसेस लॉ ही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मदद से भी एक्चुअली आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास टूल है एक, और ज़बरदस्त टूल है जो कि जिसकी मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस फ्लक्स की मदद से कैलकुलेट करना
बहुत आसान है। बजाय इसके कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्ट मालूम किया जाए, डायरेक्ट कैलकुलेट किया जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्ट मालूम करेंगे तो वेक्टर्स को डील करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो अगर आप फ्लक्स का सहारा लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करना। ऐसे ही आगे एक कॉन्सेप्ट आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो भी स्केलर है, तो उसकी मदद से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट्स। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई बात आपको समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।